अच्छा, आज हम थोड़ा सा ये रिकैप करते हैं। इसमें जो एक्सरसाइज है उसको हल करते हैं। देखें जो एक्सरसाइज साथ में दी जाती हैं, ये पहले लेसन में तो नहीं है, दूसरे में लीटर हो गया, बेसिक इसमें भी नहीं। टेस्ट योर सेल्फ विद एक्सरसाइज। कहते हैं कि add a tool tab to the paragraph below with the text about W3 schools। तो अब ये आवाज़ें आपकी तरफ से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं? तू नेट ला रहा तू हमें चल मगर मैं देख के ला मैं तो सवार ना को ला ला रहा ने ठीक है बरा ने स्कूल से आसिया मेरे स्कूल से सरोज, नेट मार तो नाम की माने ऐसे जैसे हेलो नेट ला हेलो सरोज, ये आवाज़ें आपकी तरफ से आ रही हैं, कोई और ये ये किसी ने अनम्यूट किया हुआ है, उसकी तरफ से आ रही है। हाँ, ये कुछ और आया है उसमें। मैं भी कर ला मैं कर ला सामने बस तू नहीं कर ले बातों भी कर ले मैं भी बात तू चलो चलो पाँच आटा मारो। ओए दाना पानी अरे लक्ष्य पीछे पीछे खट्टा ओए उठा के देखने ला ओए ये चम्मच पानी चुपी जी अच्छा, बताएं इसमें ऐड ए टूल टिप टू द पैराग्राफ बिलो विद द टेक्स्ट अबाउट, तो क्या लिखेंगे शरोज इसमें? तो ये टूल टिप आएगी इसके साथ। सॉरी सर, दोबारा बताएं क्या कह रहे हैं? देखिए, ये एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज में ये पूछ रहा है कि ये आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं। पैराग्राफ क्या है? ये बनता है W3 स्कूल इज़ ए वेब डेवलपर साइट। ठीक है, पैराग्राफ ही है ना। जी और यहाँ पे कहता है कि ये जो पी के अंदर, पी के स्टार्ट टैग के अंदर आपने टूल टिप लिखा है, तो टूल टिप को कैसे लिखा जाता है? सर, इसका हमने एट्रीब्यूट बताना है। हाँ जी, अबाउट W3 स्कूल सर। हाँ, इसमें चलो ठीक है। ठीक है सर। टाइटल लिखा है ना, टाइटल, तो ये उसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं हम। सेट द साइज ऑफ द इमेज टू 250 पिक्सल वाइड एंड 400 पिक्सल टॉल। तो मुझे बताएं कि ये हमने पढ़ा एक डेटा एलिमेंट IMG, और इसका ये रेफरेंस भी हमने दिया। ये तो इमेज उठाएगा ना। ठीक है, विड्थ इसकी जो है ना 250 रखनी है, और 250 पिक्सल रखनी है, और दूसरी 400 पिक्सल रखनी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? विड्थ 250 और हाइट 400। सर करेक्ट आंसर। 50 वेट रखनी है हमने। हाँ, सही हो गया। अब आगे कहते हैं मेक द एलिमेंट बिलो इनटू ए लिंक दैट गोज़ टू HTTPS, इसकी तरफ चला जाए।
तो हम ए डेटा एलिमेंट को यूज़ करते हैं और उसमें किसी वेबसाइट पे जाने के लिए लिंक देते हैं, तो उसके इधर स्टार्ट में क्या लिखते हैं, क्या कौन सा एट्रीब्यूट लिखते हैं, याद पड़ता है? काशा आप बताओ। बस REF लिखते हैं, वो मोस्टली यूज होते हैं लिंक पे जाने के लिए। हाँ, इधर क्या लिखेंगे? HREF। HREF इक्वल साइन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं, यहाँ पे कोई साइन नहीं लिखेंगे, ऊपर वो लगे हैं कॉलम, वो लगे हैं ऊपर इक्वल साइन लिखा जाता है, ठीक है? तब शेरोज समझ गए कि ये HREF था और उसमें इक्वल साइन हमने दिया है। ये देखें, ये डेटा एलिमेंट है, इसमें HREF और उसके बाद इक्वल साइन है। इक्वल साइन के बाद कोटेशन मार्क के अंदर, यही तो सेंटेक्स है उसका ना, वैल्यू देने का। तो कोटेशन मार्क के अंदर जो है वेबसाइट का एड्रेस हमने दे दिया, ठीक है जी। अच्छा, ये कहते हैं कि जी आपने एक एट्रीब्यूट पढ़ा है अल्टरनेट टेक्स्ट इज यूजफुल व्हेन द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड लाइक व्हेन द पेज इज रीड बाय ए स्क्रीन रीडर। तो ये हमने पढ़ा था कि ये इमेज का एट्रीब्यूट है और उससे रेफरेंस SRC से दे रहे हैं, और इस इमेज को अगर उसने लोड ना कर सका तो यहाँ वो लिख देगा, ये टेक्स्ट लिख देगा उसकी जगह। तो उसके लिए हमने एक अल्टरनेट एट्रीब्यूट पढ़ा था, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर आर्ट लिखेंगे, आर्ट। हाँ, ALT आल्ट है, याद आया फिरोज? जी सर। हाँ, आल्ट इधर लिखेंगे, ये हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यूज द करेक्ट HTML टैग टू ऐड ए हेडिंग विद द टेक्स्ट H1 लंदन। टेक्स्ट लंदन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे शिरोज? H1 स्टार्ट करेंगे और फिर जी हम सर। लंदन लिखेंगे। हाँ जी, फिर सर क्रोकोडाइल माउथ उसकी तरफ होगा स्लैश, हाँ, और क्लोज कर दें। जी। ये P की जगह H1 नहीं लिखेंगे? हाँ सॉरी, ये H1 आएगा, उसने कर दिया, करेक्ट हो गया। अच्छा जी, ऐड 6 हेडिंग टू द डॉक्यूमेंट विद द टेक्स्ट हेलो। तो टेक्स्ट हेलो के साथ हमने 6 एलिमेंट लिखने हैं। स्टार्ट विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, द लार्जेस्ट, एंड एंड विद द एट लीस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये बताएं कहाँ से कहाँ जाएगा ये? H1 से H6 तक। हाँ, ओकाशा ये जो माइक है उसको म्यूट कर दिया करें, फिर जब पूछे तो उसमें जवाब दे। सही से। तो ये हमने लिखना है, इसको ऐसे कॉपी कर देते हैं और ये H2 एक्चुअली ये सारा प्रैक्टिस से है। मैं कल भी कह रहा था कि अपने मतलब प्रैक्टिस से हैंड्स ऑन आप करें, लिखें, तो तब आपका हाथ जो है ना वो समझेगा कि मैं कोडिंग कैसे करता हूँ। तो इसकी प्रैक्टिस जो है ना वो करें। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट। अच्छा, अब हमने कुछ आगे एट्रीब्यूट्स कोटेशंस पढ़ी थी। कहते हैं मार्क अप द टेक्स्ट विद एप्रोप्रिएट टैग्स, जो उसके साथ
टैग मिलता है वो आप लिखें। यूनिवर्सल स्टूडेंट्स प्रेजेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग। तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग क्या आएगी बताएं शिरोज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग किससे आती है? एच कौन सा? सर H1 लिखेंगे पहले तो। हाँ जी H1। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग जो है ना वो H1 से आती है। H1। हाँ, और जुरासिक पार्क इज द टेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, और नीचे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है तो वो भी H1 से ही आएगी। जी सर। और अबाउट इज द अच्छा इसमें कहते हैं नेक्स्ट मोस्ट है ऊपर जो है ना जुरासिक पार्क में, वो 2 आ जाएगी। H2 लिख देंगे। ठीक है, ये 2 आ जाएगी। और अबाउट जो है ना ये नीचे थर्ड मोस्ट है। हाँ थर्ड आ जाएगी। अच्छा, द लास्ट सेंटेंस इज जस्ट ए पैराग्राफ। तो लास्ट को जो है ना वो जस्ट पैराग्राफ देना है, तो पैराग्राफ में क्रोकोडाइल माउथ P हम दे देंगे। फिर सर राइट वाला क्रोकोडाइल माउथ /P हाँ P। ठीक है, ये करेक्ट हो गया आंसर। अच्छा, यूज द करेक्ट HTML टैग टू ऐड ए पैराग्राफ विद द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड हमने लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताएं शेरोज? पैराग्राफ लिखना है। हाँ जी, पैराग्राफ। सर P क्रोकोडाइल माउथ P हाँ क्रोकोडाइल ठीक हो गया। /P हाँ P आ गया। P आ जाए, करेक्ट हो गया। अच्छा जी, क्लीन अप द डॉक्यूमेंट विद प्रॉपर एंड टैग्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एंड टैग्स क्या आएगा? /H1। तो H1 यहाँ क्या आएगा? माउथ /P। /P। हो गया। अच्छा, ऐड ए हॉरिजॉन्टल रूलर बिटवीन द हेडिंग एंड द पैराग्राफ। हॉरिजॉन्टल रूलर हमने पढ़ा था, किससे आएगा शेरोज बताएं ज़रा? हॉरिजॉन्टल रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर जो था, हॉरिजॉन्टल रूलर वो किससे आएगा? कौन सा डेटा एलिमेंट सेट से आता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता है। आप बताएं ओकाशा। सर ये BR से तो लाइन छोड़ते थे। हाँ, एक और था हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल किससे स्टार्ट हो रहा है? H से? जी HR से। HR से। हाँ ठीक है, HR से। ठीक है, अच्छा, ऐड ए लाइन ब्रेक इन द मिडल ऑफ द पैराग्राफ। यहाँ लाइन ब्रेक करना है, कैसे करेंगे? अब लाइन ब्रेक आया, अब लाइन ब्रेक आया ना, अभी आप बता रहे थे। शाबाश। BR यूज करेंगे। हाँ BR यूज करेंगे। अच्छा, when this poem around HTML tag that will preserve all spaces and line breaks when the element is displayed। ये पोएम को कैसे लिखेंगे आप बताएं? एक डेटा एलिमेंट पड़ा था प्रिजर्व वाला, शाबाश। पैराग्राफ क्या करता है? वो तो स्पेसेस ख़त्म कर देता है ना जी। और एक और हमने डेटा एलिमेंट पढ़ा था, कोई पोएम वगैरह लिखनी हो कि स्पेसेस बरकरार रहे हैं, उसके लिए एक डेटा एलिमेंट पढ़ा था। शाबाश बताएं। प्रिजर्व से था PRE, याद आया? सर फ्री जी आ गया। करेक्ट हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, यूज द करेक्ट HTML एट्रीब्यूट एंड CSS टू सेट द कलर ऑफ द पैराग्राफ टू ब्लू। कौन सा हम यहाँ एट्रीब्यूट यूज करेंगे? शाबाश, स्टाइल यूज करेंगे। स्टाइल, बहुत अच्छा। और आगे कहते हैं कि टू सेट द कलर ऑफ द पैराग्राफ टू ब्लू,
सर कलर। यहाँ क्या लिखेंगे? कलर। फिर क्या लिखेंगे? कॉलन। और अब हम ब्लू सर करना। हाँ हाँ, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे? ब्लू। तो इसकी वो भी आएगा, अब वो सेमी मतलब हाँ, सेमी। इन्वर्टेड कॉमर्स भी। हाँ, वो लिखे हुए हैं पहले से, ठीक है। तो ये सेमी कॉलन जो मिसिंग था उसको लिख दिया हमने। ठीक है सर। यूज द CSS टू सेट द फॉन्ट ऑफ द पैराग्राफ टू कोरियर। फॉन्ट को हमने लिखना है। इधर क्या लिखेंगे? फॉन्ट सेलेक्ट करना है। तो एक फैमिली पड़ी थी फॉन्ट की, एक इसमें प्रॉपर्टी थी। जैसे प्रॉपर्टी होती है ना, बैकग्राउंड कलर। फॉन्ट के लिए क्या प्रॉपर्टी है? फॉन्ट है फॉन्ट डैश फैमिली। याद आया? फॉन्ट डैश फैमिली आप इधर लिखेंगे। आगे ये उसका वैल्यू है कोरियर, तो वो आपने ठीक है सर। लिख दिया, ठीक है। अच्छा, यूज़ द CSS टू सेंटर अलाइन द पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करना है, तो कैसे करेंगे? टेक्स्ट अलाइन है इसका। टेक्स्ट अलाइन है, इसको क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी। और ये क्या है? वैल्यू। टेक्स्ट अलाइन, ये वैल्यू, ठीक है। अच्छा, यूज द CSS टू सेट द टेक्स्ट साइज टू 50 पिक्सल। टेक्स्ट साइज क्या लिखेंगे यहाँ पे? टेक्स्ट साइज। हाँ जी, फॉन्ट साइज, सॉरी, फॉन्ट साइज है, टेक्स्ट साइज नहीं है। ये क्या है? फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज 50 पिक्सल हो जाएगा इसका। यूज द CSS टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द डॉक्यूमेंट टू येलो। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बैकग्राउंड कलर। जी, बैकग्राउंड डैश कलर लिखेंगे, ये आएगा। यूज CSS टू सेंटर अलाइन द डॉक्यूमेंट। इधर क्या लिखेंगे जी? कौन सा एट्रीब्यूट है? सर ये सेंटर। स्टाइल पहले तो स्टाइल आएगा ना, ठीक ठीक है है ना? सर। स्टाइल। अलाइन टेक्स्ट। तो कहते हैं यूज दिस सेंटर अलाइन द डॉक्यूमेंट को सेंटर अलाइन करते हैं। हाँ, ये टेक्स्ट अलाइन है। आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखेंगे। टेक्स्ट, जी, टेक्स्ट अलाइंड प्रॉपर्टी है। और यहाँ सेंटर कॉलन के साथ यहाँ सेंटर दे देंगे, टेक्स्ट अलाइन। Add extra importance to the word degradation in the paragraph below। शाबाश। अब फॉर्मेटिंग आ गई है कि हम इसको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। तो ये स्ट्रांग हमने पढ़ा था, स्ट्रांग। इसको स्ट्रांग एक एट्रीब्यूट हमने दिया था। Emphasize the word metropolitan in the text below। उसमें भी स्ट्रॉन्ग ही आएगा। ये मेरे ख्याल में नहीं, EM है। emphasize का EM है, EM emphasize है। स्ट्रांग के लिए स्ट्रांग है और इस emphasize के लिए EM है। ठीक। Highlight the word fun in the text below। इसको हाईलाइट करना है। ये मार्क हमने देखा था इसका। ठीक है। मार्क।
apply subscript formatting to the number 2 in the text below. H2O हमने लिखना है, तो उसके लिए क्या था, सबस्क्रिप्ट SUB था, ठीक है। should be close. हाँ, एक सबस्क्रिप्ट था, एक सुपरस्क्रिप्ट है, ठीक है। जी। Add a line through, strike out the letter blue in the text below. तो स्ट्राइक आउट करना है, तो वो डेल हमने पढ़ा था, डेल DEL डेल /del। अब आगे कोटेशन हमने पढ़ी थी। यूज एन HTML एलिमेंट टू ऐड कोटेशन मार्क्स अराउंड द लेटर्स। कूल, कोटेशन मार्क्स को हमने पढ़ा किया था, तो ये क्यू है, क्यू से वो कोटेशन मार्क इसके इर्द गिर्द आ जाएगी। The text below should be a quoted section. Add the proper HTML element to it and specify that it is quoted from the following URL. तो ये ब्लॉक कोड हमने पढ़ा था, और उसमें ब्लॉक कोड में एक साइट CIT साइट है, और ये देना पड़ता है कि जी आपका ये जो पैराग्राफ है, ये वाला, ये कोई कोड है किसी अदर साइट से आपने ली है। तो ब्लॉक कोड ये डेटा एलिमेंट है, और साइट उसके अंदर जो है ना वो एट्रीब्यूट है। तो ब्लॉक कोड जो है ना, उसमें ये रेफरेंस दे दिया हमने। तो ये मैंने आपको बताया था कि आपको डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, तो कंटेंट्स किसी और से उठाते हैं तो उसको रेफ़र करना लाजमी होता है, अदरवाइज़ जो है वो आप पे स्ट्राइक आ सकता है और कॉपीराइट्स का मसला हो जाता है। तो जो भी चीज़ अपने वेब पेज में डालेंगे उसका रेफरेंस भी दें कि मैंने ये चीज़ कहाँ से ली है। तो उसके लिए ये ब्लॉक कोड डेटा एलिमेंट है, ब्लॉक कोड लिखेंगे और फिर साइट बताएंगे, CIT साइट, और आगे पूरा उसका पाथ दे दिया, और इसको डेटा एलिमेंट के अंदर लिखेंगे, ब्लॉक कोड के अंदर लिखेंगे, और फिर /ब्लॉक कोड से इसको क्लोज कर देंगे। सर ये जो नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है साइट के नीचे, हाँ, तो सर इस पे कोटिंग वो नहीं होगा ब्लॉक कोड? ये देखें ना, ये इस पैराग्राफ के इर्द गिर्द है, ये पूरा पैराग्राफ है, यहाँ से डेटा एलिमेंट स्टार्ट हुआ है ब्लॉक कोड। अच्छा, ठीक है। और ये तो उसका स्टार्ट टैग है ना, स्टार्ट टैग के अंदर ही हमने उसकी साइट जो एट्रीब्यूट है वो दे दी है। ठीक है सर, वो टूल टिप की तरह वो आ जाता है उसमें, ठीक है ना जी। हाँ, इसमें जाम। तो ये जो सारा पैराग्राफ है, ये जो हमने लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हो गया कि ये कहाँ से चीज़ उठा रहा है, हाँ जी। ये जो पैराग्राफ हमने दिया हुआ है, जो साइट मेंशन हो रही है, ठीक है ना, जो साइट मेंशन हो रही है, ये बता रहा है कि ये वहाँ से ये उठा रहा है सारा। तो ये एक तरीका है ब्लॉक कोड को लिखने का। ठीक है सर, ठीक हो गया।
मेक द टेक्स्ट बिलो गो राइट टू लेफ्ट। तो ये भी एक डेटा एलिमेंट हमने पढ़ा कि इसको इस टेक्स्ट जो नीचे वाला टेक्स्ट है इसको वो करेगा क्या, टेक्स्ट बिलो को राइट टू लेफ़्ट करेगा। तो ये एक BDO डेटा एलिमेंट है, उसमें डायरेक्शन हम दे रहे हैं DIR डायरेक्शन है और वैल्यूज़ को हम दे रहे हैं RTL। तो RTL से इसको वो कर रहा है, राइट टू लेफ़्ट इसको जो है ना वो करेगा। /BDO डायरेक्शन है, डायरेक्शन में ये क्लोज नहीं किया था इसको। अच्छा, the letter WHO in the text below as an abbreviation of World Health Organization use an HTML element to provide the specified abbreviation of WHO। तो ये abbreviation के लिए हमने ABBR जो abbreviation है इसको, और फिर जो abbreviation है उसको टाइटल में हम लिखते थे कि टाइटल हमने देना है उसका, और उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद हम लिखें WHO और फिर /ABBR से उसको क्लोज़ कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होगा कि हमें नज़र तो आ रहा होगा WHO और उसके नीचे डॉटेड लाइन आएंगी, और जब हम माउस ओवर करेंगे तो हमें टूल टिप में लिखा हुआ नज़र आएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ हमें नज़र आएगा। तो ये सर इसमें टाइटल और एलिमेंट क्या है फिर, मतलब हेडिंग और एलिमेंट? ये हाँ, इसमें जो डेटा एलिमेंट है वो ABBR है, ठीक है ना, डेटा एलिमेंट ABBR है, और टाइटल जो है ना उसका एट्रीब्यूट है, टाइटल एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट हमने टाइटल दे दिया, इक्वल साइन दे दिया, और ये उसकी वैल्यू है। और इसको देखें, ये स्टार्ट टैग है, इसका स्टार्ट टैग में ही बंद किया है, ये इसका स्टार्ट टैग है, ठीक है। तो इसको इधर जो है हम क्लोज कर देंगे। तो ये जो पूरी चीज़ यहाँ लिखी हुई है, और उसके बाद WHO हमने लिखा। नज़र तो WHO वाज फाउंडेड इन 1948। तो कोई ये देखता है कि WHO से क्या मुराद है, तो माउस ओवर करेगा तो उसको नज़र आएगा। अच्छा, दिस इज़ अ हेडिंग। तो आप कहते हैं यूज़ दी HTML कमेंट्स टैग टू मेक ए कमेंट आउट ऑफ दी दिस इज़ कमेंट। तो कैसे लिखेंगे इसको, एक्सप्लेनेशन साइड था और 2 डैश थी, और फिर जो है वो हाँ, ये ऐसे इसको हमने क्लोज़ कर दिया। तो दिस इज़ अ कमेंट, ये शो नहीं होता, ये मैंने आपको बताया था कि रीडर के लिए, प्रोग्रामर के लिए, कि वो अपने कोड को जब देखेगा तो उसके अंदर कमेंट्स लिखे हुए होंगे, ठीक है ना। तो ये क्लोज ही होता है। अच्छा, इसमें स्लैश नहीं लगाते? ये देखें ना, ऐसे है कि इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये स्टार्ट है इसका, और दिस इज़ ए कमेंट, ठीक है। और इसमें जितनी मर्जी लाइनें लिखते हैं वो सबको कमेंट कर देगा, और फिर डैश से इसको क्लोज कर देगा, ठीक है। तो इसी टैग के अंदर ही आप लिखेंगे इसको। अच्छा, ऐड कमेंट टैग अराउंड द पैराग्राफ। ये पैराग्राफ पहले से लिखा हुआ था, इसको हम कमेंट बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे सर? स्ट्रेट लाइन डैश डैश, हाँ, फिर एंड पे क्लोजिंग डैश डैश, हाँ, और क्लोज। तो ये जो पैराग्राफ है, ये तो वैसे तो हमें नज़र आ रहा होगा
मगर जो है ये अब कमेंट्स हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा इसको, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं यूज CSS टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द डॉक्यूमेंट बॉडी टू येलो, तो इसको हमने येलो करना है। अच्छा, ये आगे हम अब चलेंगे अगली एक्सरसाइज पे, तो अब वो हमारा लेसन है अगला CSS का, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी पीछे आपके हमने लेक्चर लिए हैं उसको जो है ना आप इससे प्रैक्टिस कर लें, तो ये भी आपको रिकैप करा देता है सारी चीज़ें, ठीक है जी। जी। चलिए हम ये थोड़ा इसको देख लेते हैं CSS को। तो आगे तो डिटेल इसमें CSS का आगे कोर्स आ रहा है, मगर यहाँ पर क्योंकि HTML के अंदर CSS यूज़ होता है, तो यहाँ थोड़ा इसकी इंट्रोडक्शन ला रहे हैं CSS की, कि CSS क्या चीज़ है। कहते हैं HTML स्टाइल CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये एक स्टाइल शीट है जिसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं कि, और CSS से क्या हमें हासिल होगा। CSS save a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. तो CSS से बहुत ज़्यादा काम जो है हमारा सेव हो जाता है, कि हम जो स्टाइल्स हमने लिखने एक दफ़ा लिखेंगे और अप्लाई जो है ना मल्टीपल पेजेस पे हम कर सकते हैं। मतलब आप एक स्टाइल शीट बना लेंगे और उसको मल्टीपल पेजेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और CSS से मुराद क्या है कि इसका दूसरा नाम है स्टाइल्स एंड कलर्स। मतलब जो डेटा एलिमेंट से जो चीज़ हम बना रहे हैं वेब पेज पे, उसको स्टाइल्स और कलर जो है ना हम CSS की लैंग्वेज से देंगे। कहते हैं मैनिपुलेट टेक्स्ट को मैनिपुलेट करता है, कलर्स देता है, बॉक्सेस बनाएगा ये। व्हाट इज़ CSS? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसका जो एब्रीवेशन जो CSS है ये है कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज़ यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ द वेब पेज। तो लेआउट जो वेब पेज का बनता है, ये अभी आपको W3 स्कूल का जो वेब पेज नज़र आ रहा है, इसका जो लेआउट बना हुआ है, इसके हेडर है, इसके बार हैं, इसका मेन्यू है, लेफ़्ट मार्जिन है, राइट मार्जिन है, तो ये सब चीज़ें CSS से हासिल की गई हैं। इज़ यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ वेब पेज। विद CSS you can control the color, font, the size of text, the spacing between elements, how elements are positioned and laid out, what background images or background colors are to be used, different display for different devices। ये बड़ी अहम चीज़ है कि डिफरेंट डिस्प्लेज हैं फॉर डिफरेंट डिवाइसेस, कि हम CSS की मदद से एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जो ख़ुद रिस्पॉन्सिव होगा, वो जिस डिवाइस पे जाएगा अपने आप को एडजस्ट करेगा, एंड स्क्रीन साइजेस एंड मच मोर। अच्छा, ये एक टिप दे रहे हैं कि द वर्ड कैस्केडिंग मीन्स दैट ए स्टाइल अप्लाई टू ए पेरेंट एलिमेंट will also apply to all children elements within the parent. So if you set the color of the body text to blue, all heading, paragraph and other text element within the body will also get the same colors unless you specify something else. तो कैस्केडिंग का मतलब ये है कि आप जो है बॉडी को जो पेरेंट डेटा एलिमेंट है उसको कोई एक स्टाइल दे देते हैं, तो वही स्टाइल जो है उसके जो चिल्ड्रन एलिमेंट्स हैं उन पे भी लागू हो जाएगा, अनलेस ये कि उस चिल्ड्रन एलिमेंट्स को किसी और स्टाइल से चेंज कर दें। अच्छा, अब यूजिंग CSS, ये CSS को हम कैसे यूज़ करेंगे? तो CSS कैन बी एडेड टू HTML डॉक्यूमेंट इन 3 ways. Inline by using the style attribute inside HTML elements. अभी तक जो हम यूज़ करते रहे हैं स्टाइल को, वो उसको इनलाइन कहा जाता है। और एक है इंटरनल बाय यूजिंग स्टाइल एलिमेंट इन दी हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन में अभी इसको यूज़ करेंगे हम, उसको इंटरनल कहते हैं। और एक इसका इस्तेमाल है एक्सटर्नल बाय यूजिंग लिंक एलिमेंट टू लिंक टू एन एक्सटर्नल CSS फाइल।
अलग से CSS फाइल बनाएंगे और उसको जो है ना लिंक के ज़रिए से अपनी फ़ाइल में यूज़ करेंगे। The most common way to add CSS is to keep the style in external CSS. तो external CSS फाइल में इस्तेमाल किया जाता है। However, in this tutorial we will use inline and internal style because this is easier to demonstrate and easier for you to try it yourself. तो मगर हम जो है यहाँ कहते हैं कि इस ट्यूटोरियल के अंदर इंटरनल को यूज़ करेंगे क्योंकि इंटरनल का लिखना आसान होता है, डेमोन्स्ट्रेट करना आसान होता है। मगर जब आपने एज ए प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है तो आपने स्टाइल शीट जो इस्तेमाल करनी है उसको एक्सटर्नल को इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। अब इसमें देखें कि एन इनलाइन CSS इज़ यूज टू अप्लाई यूनिक स्टाइल टू सिंगल HTML एलिमेंट। ये हम करते आए हैं अभी तक। एंड इनलाइन CSS यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML एलिमेंट। तो इसको जो हासिल किया जाता है स्टाइल एट्रीब्यूट से हासिल किया जाता है। द फॉलोइंग इज एग्जांपल sets the text color of the H1 element to blue and text color of the P element to red। तो ये H1 स्टाइल कलर ब्लू है और ये देखें ये आप इस्तेमाल करते रहे हैं कि हमने इसको दे दिया। अच्छा शेरोज़, मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ, थोड़ा सा आगे हम इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है? जी सर। जी, तो इसके 3 तरीके हैं CSS को यूज़ करने के। एक है इनलाइन, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। तो इनलाइन को हम देख रहे हैं और इसको हम इस्तेमाल भी पहले कर चुके हैं कि इस प्रोग्राम में देखें कि एक स्टाइल दिया गया CSS का। ये क्या है शेरोज़? ये है एट्रीब्यूट और उसके बाद ये क्या है जी? कलर। ये है प्रॉपर्टी और ये क्या है? ये इसकी वैल्यू। तो हमने इन लाइन, एक लाइन के अंदर हेडर के अंदर हमने इसको दिया और फिर पैराग्राफ को जो है ना कलर रेड दे दिया। तो इस तरह से ये हमें रिज़ल्ट मिल गया। आगे है इंटरनल CSS। एन इंटरनल CSS इज़ यूज्ड टू डिफाइन ए स्टाइल फॉर ए सिंगल HTML पेज। एन इंटरनल CSS डिफाइंड इन द हेडर सेक्शन। तो हमने हेडर सेक्शन एक पढ़ी थी जहाँ मेटा डेटा को डिफ़ाइन किया जाता है और यहाँ भी इंटरनल CSS को डिफ़ाइन किया जाएगा। और इसके अंदर जो है विद इन स्टाइल एलिमेंट। अब इसके अंदर जो यूज़ होगा वो स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं यूज़ होगा। स्टाइल अब जब यूज़ होगा तो वो एज ए
एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल आएगा। द फॉलोइंग एग्जांपल सेट द टेक्स्ट कलर फॉर ऑल द H1 एलिमेंट ऑन दैट पेज टू ब्लू एंड द टेक्स्ट कलर ऑफ ऑल द पैराग्राफ एलिमेंट्स टू रेड। इन एडिशन टू द पेज विल बी डिस्प्ले विद ए पाउडर ब्लू बैकग्राउंड कलर। तो 3 काम हम करने जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो H1 है वो जितने भी H1 हम यूज़ करें अपने पेज के अंदर वो ब्लू शो हों और टेक्स्ट कलर जो है ना हमारे पैराग्राफ का वो रेड शो हो और जो बॉडी है उसका कलर जो है ना वो पाउडर ब्लू हो। तो देखें इसका लिखने का तरीका क्या है कि ये वो तो आपको पता है कि डॉक्यूमेंट टाइप हम बता रहे हैं ब्राउज़र को HTML है। HTML का डेटा एलिमेंट स्टार्ट हुआ, हेडर सेक्शन आ गई। हेडर सेक्शन में देखें अब स्टाइल इंटरनल स्टाइल को लिखने का तो वो डेटा एलिमेंट से लिखेंगे। तो स्टाइल यहाँ पे अब एज ए डेटा एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा है कि स्टाइल को हमने लिखा। अब देखें शेरोज़ के हमने यहाँ पे लिखा बॉडी और बॉडी के अंदर जो है ना ये जो है ब्रैकेट्स हमने कर ली, ब्रैकेट्स को लाए और बैकग्राउंड कलर जो है ना हमने पाउडर ब्लू दे दिया, सेमी कॉलन उसी तरीके से वैल्यू दी सेमी कॉलन और ब्रैकेट से इसको जो है ना हमने क्लोज़ कर दिया और देन जो है ये H1 दिया। तो अब बॉडी क्या हो जाएगी वो पाउडर ब्लू हो जाएगी। H1 यहाँ पे लिखा और इसी के लिए हमने ये ब्रैकेट दिए और कलर दिया। ये कलर जो है ना इसका प्रॉपर्टी है और वैल्यू दे दी उसकी ब्लू सेमी कॉलन और इसी तरह से P दे दिया। तो ये क्या करेगा स्लैश स्टाइल जो है ना ये डेटा एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ये डेटा एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अब तो CSS का इस्तेमाल आ रहा है कि ये देखें स्टाइल हमने दिया, यहाँ स्टार्ट किया और यहाँ जो है इसको हमने एंड किया और फिर जो है ना ये हेडर सेक्शन के अंदर है, ये हेडर सेक्शन से स्टार्ट किया और यहाँ एंड किया। तो ये क्या तब्दीली ले आएगा कि बॉडी पाउडर ब्लू हो जाएगी और H1 जितने भी हम लिखेंगे वो ब्लू होंगे। ये देखें अब हमें इन लाइन में ये दोबारा कोई नया पैराग्राफ हम देते हैं, हेडर देते हैं। तो हमें अब इसका जो H1 का मिलेगा रिज़ल्ट वो यही मिलेगा जो ब्लू हमने दिया हुआ है, ठीक है। और पैराग्राफ कोई हम नीचे नया पैराग्राफ हम देते हैं। सेम रिज़ल्ट। तो इससे हमें बार बार जो है हेडर में जाकर बैकग्राउंड कलर देने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है इसको एक दफ़ा ही ऊपर इंटरनल यूज़ में एक स्टाइल हमने बना लिया है, तो ये इसका यूज़ है। An external style sheet is used to define the style for the many HTML pages. जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स होगी वो एक दफ़ा आप लिखेंगे, अलग फ़ाइल बनाएंगे और मल्टीपल पेजेस में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। To use an external sheet, add a link to it in the header section of each HTML page. तो लिंक से ये जो लिंक डेटा एलिमेंट है इससे आप देंगे एक्सटर्नल शीट को। तो आप उसके जो एक्सटर्नल शीट को जो रेफ़र आप कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ मैं स्टाइल शीट लाना चाहता हूँ और उसका आपने रेफरेंस जो दे दिया, ये जो फ़ाइल अलग से फ़ाइल बनाई है उस फाइल का नाम रखेंगे styles.css और जो फ़ाइल अलग बनाएंगे ये देखें अलग बनी है, ये भी नोटपैड में बनाएंगे। उसमें क्या किया हमने बॉडी को ब्रैकेट्स के अंदर ये बता दिया बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू है, H1 को दे दिया कि ये ब्रैकेट्स देकर ये कलर ब्लू है और P को दे दिया। अब ये style.css को हमने सेव कर लिया। जब हमने इसको सेव कर लिया तो इसको अपनी फ़ाइल में हम कैसे यूज़ करेंगे, तो वो लिंक जो डेटा एलिमेंट है उससे करेंगे। तो REL से हम ये बताएंगे कि स्टाइल शीट्स को मैं रेफ़र करूँगा और href में उसका एड्रेस दे रहे हैं कि वो फ़ाइल आपकी कहाँ पड़ी हुई है। तो style.css तो ये सेम डायरेक्टरी के अंदर आपकी पड़ी हुई है, जहाँ पे आपने पेज सेव किया वहीं पे इसको सेव करें तो ये आपको और रिज़ल्ट सेम रिज़ल्ट जो है ना इसका मिल जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमने स्टाइल शीट में href में style.css तो ये उसने वहाँ से उठाई जहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम सेव होगा।
With an external style sheet, you can change the look of an entire website by changing one file. तो ये इसका फ़ायदा ये होगा एक्सटर्नल शीट का कि आपने मल्टीपल पेजेस बनाए हुए हैं, तो स्टाइल शीट्स अलग से है। तो जो अलग से स्टाइल शीट्स है वहाँ पे अगर आप कुछ चेंजेस लाएंगे तो पूरी वेब पेज पे आप चेंज ला सकते हैं। तो ये कहता था सेव लॉट ऑफ वर्क। तो इससे बहुत बड़ा काम जो है ना वो सेव हो जाता है जब एक्सटर्नल वर्कशीट आप इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सटर्नल वर्कशीट में आप एक जगह तब्दीली लाएंगे तो आपके हज़ारों पेजेस बने हुए हैं उसी स्टाइल शीट्स के साथ, तो सब में तब्दीली आएगी। CSS color, font and size. Here we will demonstrate some commonly used CSS properties. You will learn more about them later. तो आगे जब पूरा कोर्स इसका आ रहा है तो the CSS color property define the text color to be used. ये आपने यूज़ करते रहे हैं कि ये text color इससे हासिल किया जाता है। The CSS font family property define the font to be used. Font family जो है ये से font को हम एक्सेस कर सकते हैं। और font size property define the text size to be used. तो उससे text size को हम यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ CSS color, font family and font size property. तो ये देखें इंटरनल एक वर्कशीट बनाई, स्टाइल से स्टार्ट किया, H1 है जी, और ये कलर ब्लू है, फॉन्ट फैमिली जो है ना वो वर्दाना है, और ये फॉन्ट साइज़ 300% है। और पैराग्राफ का हमने दे दिया, पैराग्राफ में कलर जो है ना रेड दे दिया, फॉन्ट फैमिली कोरियर दे दी, फॉन्ट साइज़ उसका 160% दे दिया, और स्टाइल के साथ इसको हमने क्लोज़ कर दिया। तो अब इसका रिज़ल्ट हमें ये मिल गया इसमें। तो इसमें फ़ॉन्ट फैमिली भी हमने चेंज की H1 की, और फ़ॉन्ट साइज़ को भी हमने चेंज किया। और इसी तरह से पैराग्राफ में हमने उसका टेक्स्ट कलर भी चेंज किया, और फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज की, और फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर दिया। और ये इंटरनल स्टाइल शीट से हमने इसको चेंज किया है। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि डेटा एलिमेंट स्टाइल से आप स्टार्ट और क्लोज़ करें, और फिर फ्रीली H1 को डिफ़ाइन कर दें। जो भी डेटा एलिमेंट हैं उसके एट्रीब्यूट्स का अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। CSS बॉर्डर, एक CSS की एक प्रॉपर्टी है, वो बॉर्डर है। बॉर्डर, दी CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी डिफाइन ए बॉर्डर अराउंड द HTML एलिमेंट। जो भी HTML एलिमेंट है उसका बॉर्डर आप लगा सकते हैं। यू कैन डिफाइन ए बॉर्डर फॉर नियरली ऑल HTML एलिमेंट्स। तो हर HTML एलिमेंट्स का बॉर्डर आप डिफाइन कर सकते हैं ऑलमोस्ट। यूज़ ऑफ CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी, ये देखें पैराग्राफ P है पैराग्राफ के लिए, हम उसमें बॉर्डर इज़ इक्वल टू और उसको 2 पिक्सल जो है ना देते हैं, और उसका स्टाइल जो है ना सॉलिड देते हैं, और उसका बैकग्राउंड जो है ना वो पाउडर ब्लू हम देते हैं इसको। तो ये हमें मिल जाएगा। बैकग्राउंड नहीं है ये यहाँ पे जो कलर हमने दिया है कि ये जो बॉर्डर लाइन आएगी ऊपर उसका ये कलर है। तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, ये देखें। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं कि 10 है और सॉलिड है और पाउडर ब्लू है। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल है, वो जैसे डॉटेड है, डैश है, उसको भी चेंज कर सकते हैं आप। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पैडिंग का। दी CSS पैडिंग प्रॉपर्टी डिफाइन ए पैडिंग स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड कलर। शेरोज़ ये देखें कि ये एक बॉक्स है, पैराग्राफ है, एक बॉक्स है, एक बटन है, इसमें ट्राई इट योरसेल्फ जो लिखा हुआ है, तो इसमें स्पेस आई हुई है। ये ऊपर ये जो बॉर्डर लाइन है इसमें ये एक स्पेस है, इधर भी एक स्पेस है, तो इसको पैडिंग कहते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे भी स्पेस है, राइट साइड से भी स्पेस है, तो इसको पैडिंग कहते हैं। ये पैडिंग है। और ये ऊपर जो है ये ऊपर वाली लाइन से नीचे तक जो है ये मार्जिन है, इसको मार्जिन कहते हैं। नीचे से यहाँ तक ये मार्जिन है, मगर विदिन जो है ना वो एलिमेंट ये जो है स्पेसेस जो है इसको पैडिंग कहते हैं। तो ये कैसे हासिल करेंगे? हम कहते हैं कि ये बॉर्डर इसका 2 पिक्सल हो, सॉलिड पाउडर ब्लू हो, और उसकी जो बॉर्डर से स्पेस होगी वो 30 पिक्सल होगी। तो 30 पिक्सल पे उसने कर दिया। लुक एट दिस, ये देखें पैराग्राफ दिया और उसने तो ये बॉर्डर लगाया, और बॉर्डर से जो स्पेस दे दी वो 30 पिक्सल दे दी। इसको हम कम ज़्यादा
कर सकते हैं। देखें इसको कम कर दिया तो पैडिंग है, और पैडिंग बहुत खूबसूरती ले आता है किसी भी डेटा एलिमेंट्स के बॉर्डर में। CSS मार्जिन है तो CSS मार्जिन प्रॉपर्टी डिफाइन ए मार्जिन स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर। एक बॉर्डर, ये याद रखिएगा, पैडिंग किसको कहते हैं कि इनसाइड द बॉर्डर, बॉर्डर के नीचे जो स्पेस आएगी उसको पैडिंग कहेंगे, और बॉर्डर से के ऊपर जो स्पेस आएगी उसको मार्जिन कहेंगे। ठीक हो गया। यूज़ ऑफ CSS बॉर्डर एंड मार्जिन प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे मार्जिन जब लिखा तो 50 पिक्सल, तो ये जो ऊपर स्पेस आई हुई है 50 पिक्सल ये है, ये यहाँ 50 पिक्सल है, ये 50 पिक्सल है। इसको अगर हम कम करेंगे तो ये कम हो जाएगा। ठीक है। और ये दरमियान में जो स्पेस है, इधर कोई हमने पैडिंग नहीं दी हुई तो ये कोई स्पेस इसमें नहीं आई, इंटरनल स्पेस नहीं आई, अब एक्सटर्नल स्पेस उसमें आ गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पैडिंग का और किसका, मार्जिन का। आगे एक प्रॉपर्टी है लिंक टू एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS को कैसे लिंक किया जाता है? एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन बी रेफरेंस विद ए फुल URL और विद ए पाथ रिलेटिव टू करंट पेज। तो एक्सटर्नल वर्कशीट को लिखने का तरीका दो हैं कि फुल पाथ भी दिया जा सकता है और करंट वेब पेज का पाथ भी दिया जा सकता है। दिस एग्जांपल यूजेस ए फुल URL टू लिंक टू ए स्टाइल शीट। तो ये स्टाइल शीट को हम लिंक कर रहे हैं, लिंक और REL और स्टाइल शीट, और इधर जो है W3 स्कूल्स की जो स्टाइल शीट है उसको रेफ़र किया जा रहा है। देखें तो style.css, और उसमें जो H1 को डिफ़ाइन किया गया वो इस कलर में, और पैराग्राफ को इस कलर में डिफ़ाइन किया गया। This example links to style sheet located in the HTML folder on the current website। कि आपकी मैंने बताया था कि जो वेबसाइट बनेगी उसके डिफरेंट फ़ोल्डर होंगे। HTML पेज जहाँ पे रखे हुए हैं मेन फ़ोल्डर्स के अंदर है, इमेजेस का अलग फ़ोल्डर होगा, और इसी तरीके से ऑडियो वीडियो के अलग फ़ोल्डर्स होंगे। तो ये हम उसको रेफ़र कर रहे हैं कि ये जो करंट वेबसाइट के फ़ोल्डर में जाएगा और उसकी सब डायरेक्टरी HTML में जाएगा, और वहाँ से style.css जो हमने फ़ाइल बनाई हुई है उसको रेफ़र कर लेगा। दिस एग्जांपल लिंक्स ए स्टाइल शीट लोकेटेड इन द सेम फोल्डर एज द करंट पेज। तो ये तो सब डायरेक्टरी में जा रहा है, तो सेम फोल्डर में है जहाँ पे पेज है वहीं पे स्टाइल शीट भी है, तो उसके साथ स्लैश लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप style.css लिखेंगे तो ये आ जाएगा। तो चैप्टर समरी हमारी ये बन गई आज कि हमने स्टाइल एट्रीब्यूट को इनलाइन स्टाइलिंग के लिए पढ़ा। ये स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ होता है, और फिर वही स्टाइल जो है ना डेटा एलिमेंट्स के तौर पे यूज़ होता है इंटरनल CSS के लिए। फिर एक्सटर्नल CSS के लिए लिंक को यूज़ किया जाता है। हेडर सेक्शन जो है ना वो कंट्रोल करती है स्टाइल्स को जो इंटरनल है, और लिंक एलिमेंट्स को जो एक्सटर्नल है। और कलर प्रॉपर्टी फॉर टेक्स्ट कलर है, दोबारा बता रहे हैं। फॉन्ट फैमिली जो है ना प्रॉपर्टी फॉर टेक्स्ट फॉन्ट है। फॉन्ट साइज़ जो है ना ये प्रॉपर्टी फॉर टेक्स्ट साइजेस है। बॉर्डर जो है ना प्रॉपर्टी फॉर बॉर्डर्स है, और पैडिंग जो है ना प्रॉपर्टी फॉर स्पेस इनसाइड द बॉर्डर है, और मार्जिन जो है ना प्रॉपर्टी फॉर स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर है। यू कैन लर्न मच मोर अबाउट CSS इन आवर CSS ट्यूटोरियल। ये CSS का जो ट्यूटोरियल है इसमें अब एक डिटेल CSS के ऊपर जो है ना वो ट्रेनिंग आएगी। ये क्लियर होगा शिरोज? जी सर। हाँ सर हमने ये सारा R तक करना है? जी नहीं CSS जावा नहीं, हम जाएंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और फिर इसके बाद जो है ना वर्डप्रेस, वो इसमें नहीं है, वर्डप्रेस पे जाएंगे। ठीक है, हमारा ये कोर्स है, हम करेंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और फिर हम जाएंगे वर्डप्रेस के ऊपर कि जब आपका ये नॉलेज हो जाएगा HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट का, तो वर्डप्रेस को बहुत अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकेंगे। वर्डप्रेस दुनिया का इस वक्त जो है ना वो लीडिंग सॉफ्टवेयर बन रहा है जिसमें वेब डेवलपमेंट होती है और प्रोग्रामिंग नहीं है उसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप है। आप पेजेस आसानी से बना सकते हैं, वेबसाइट को आसानी से बना सकते हैं, उसके थीम उठा सकते हैं, उसके प्लगइन उठा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं उसके अंदर।
मगर एक बंदे को पता ही नहीं कि जी पैडिंग क्या होती है और मार्जिन क्या होता है, तो वो तो वहाँ भी जाकर उस टूल को नहीं इस्तेमाल कर सकेगा। वहाँ जाकर एक पैडिंग का कंसेप्ट आएगा और वो मार्जिन का कंसेप्ट आएगा तो उसको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट्स को इधर क्लियर करना ये लाजमी होता है, इसकी प्रैक्टिस करना ये लाजमी होती है। और आगे जो है ना, यही चीज़ें जब आपके ये कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो आप इजीली वहाँ पर उस टूल को इस्तेमाल कर सकेंगे, वर्डप्रेस को, और प्रोफेशनली जो है ना वेबसाइट बना सकेंगे। आप फाइबर के ऊपर जो है वो आप जब काम करेंगे तो आपके काम में बड़ा फ़र्क होगा दूसरों के साथ, क्योंकि आपको इसकी जो बैकबोन है, जो प्रोग्रामिंग है, उसकी प्रैक्टिस की हुई होगी। और कभी ऐसे भी होता है कि वर्डप्रेस में जाकर कोई चीज़ नहीं मिलती तो उसमें वो कोड भी लिखना पड़ता है, तो कोड तभी लिख सकेंगे तो जब आपको HTML की डेटा एलिमेंट्स के बारे में मालूमात होगी और आप प्रैक्टिस होगी, CSS की प्रैक्टिस होगी, जावास्क्रिप्ट की होगी, तो वहाँ आप अपना इंटरनल कोड भी लिख सकेंगे, अपनी वेबसाइट को और बेहतर कर सकेंगे। तो जो लोग इस तरह सीख कर फाइवर पे जाते हैं, फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया सारी काम भेजती है। तो जब आप वहाँ पे काम करते हैं तो वो फिर आपका अच्छा काम जो होगा तो आपको रेटिंग दी जाती है, आपको मार्क्स दिए जाते हैं, उससे आप ब्रांड बनते हैं। आपके बारे में लोगों की राय बेहतर होती है कि ये बहुत अच्छा प्रोग्रामर है, वो कमेंट्स करते हैं। तो फिर जो फाइवर है या इस तरह की जितनी भी वेबसाइट हैं, उनका जो एल्गोरिथम है, जो उनकी AI है, वो आपको रेटिंग में ऊपर लाती है। जब आपको रेटिंग में ऊपर लाएगी तो आपको ज़्यादा काम मिलेगा। इसी तरीके से है कि जैसे ये जो उबर चल रही है और InDrive चल रही है, तो जिसकी रेटिंग अच्छी होती है तो उसको ज़्यादा राइड्स मिलती हैं। लाइक दैट ऐसा ही है फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर। जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी रेटिंग बेहतर होगी, लोग आपको रेट करेंगे, बेहतर रेट करेंगे, तो आपको ज़्यादा काम मिलेगा। तो इसमें मेहनत करनी चाहिए कि आप पढ़ाई के साथ साथ, आगे एजुकेशन के साथ साथ, ठीक है ना। आजकल ये नहीं है कि आप बैठे हुए हैं कि जी मैंने अभी तो मैट्रिक कर रहा हूँ, फिर जो है जी मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिर कंप्यूटर साइंस या कोई भी डिग्री मैं लूँगा तो उसके बाद काम स्टार्ट करूँगा। आप उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे तो दुनिया चेंज हो चुकी होगी, आप बहुत पीछे रह चुके होंगे, क्योंकि स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर जो है ना ऑब्सोलीट सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत फास्ट मूव कर रही है। तो आपने साथ में एक्सटर्नल सोर्सेज से आपने चीज़ों को सीखना है। जब सीख कर आगे आप चलेंगे, एक तो अपने क्लास में भी बेहतर हो जाएंगे और दूसरा ये है कि आप प्रोफेशनली आगे चलेंगे। और इस एज में सीखना बहुत बेहतर होता है कि आप अभी से ये सीखें और इसमें इंटरेस्ट पैदा करें, और जो आपके फ़ारग औकात हों उसमें आप इस पे काम भी करें, और इससे आप जो है ना एक अच्छी हैंडसम मनी भी कमा सकते हैं और जेब खर्च इसका बहुत अच्छा निकलता है। हमारा एक वो स्टूडेंट है तो वो फाइवर पे बड़ा अच्छा रेट कर गया है और वो कोई $1000 $1500 जो है ना वो इजीली कमा सकता है पढ़ाई के साथ साथ। तो अपने सारे खर्चात वो निकालता है, ठीक है। तो उसने कुछ वेबसाइट्स भी बनाई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे आगे कि आपको पता चले। तो ठीक है, फिर आज के लिए काफ़ी है शेरोज़। जी सर मैंने, आपने जो मुझे CV दी थी बनाने के लिए, हाँ, तो उसमें आपने फिर मुझे कल कहा था कि कलर्स वगैरह डालने हैं ना। हाँ डालें हैं। तो फिर उसमें मैंने थोड़ी कोडिंग वगैरह जो थी वो पता नहीं सेव नहीं हो रहा था सही, ब्राउज़र वाला जो सेविंग होती है वो नहीं हो रहा था हाँ, सही तरीके से। आप तो ऐसे इसके बारे में वो आप ऐसे करें ना कि जो आपने कोड लिखा हुआ है ना तो वो मुझे भेज दें, टेक्स्ट फाइल के तौर पे शेयर कर दें ग्रुप में, ठीक है। ठीक है सर, मैं भेज दूँगा। हाँ, तो अब तो आगे हमने ये कलर्स और भी पढ़ लिए हैं, तो आप अब इस्तेमाल करें। CV जो बनाएं उसको कलरफुल करें, उसके अंदर जो पैराग्राफ है, स्टाइल्स है, फॉर्मेटिंग है, वो सब को यूज़ करने की कोशिश करें, ठीक हो गया। जी सर। ओके ओकाशा, आप तो यहाँ से गो थ्रू किया हुआ है ना आपने HTML का? जी। चलें, आपकी रिवीजन हो जाएगी। अब आपने भी एक CV बनानी है, अपनी पूरी CV बनाएं कोडिंग से
और जिसके अंदर जो है ना ये कलर्स का इस्तेमाल हो, बॉर्डर्स का इस्तेमाल हो, ठीक है, और इंटरनल जो स्टाइल शीट है उसका इस्तेमाल हो। को एक वन पेज की CV आपने बनानी है, ठीक है। मगर आपने ओकाशा हाथ से कोड लिखना है, कहीं से कॉपी पेस्ट कर नहीं करें आप लिखें उसको अलग नोट पैड में लिखें, ठीक है। उसमें आप सीखेंगे तब जब आप गलती करेंगे, ठीक है। तो जब गलती करेंगे आपका ठीक नहीं आएगा, दोबारा देखेंगे तो ये चीज़ें फिर जहन में बैठ जाती हैं कि यार मैं यहाँ ये गलती करता था, तो ये ऐसे ठीक होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने CV बनाएं और ये जो कलर्स का इस्तेमाल करें, बॉर्डर्स का इस्तेमाल करें और इंटरनल वर्कशीट का इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर उसी तरीके से जो इंटरनल वर्कशीट है उसको एक्सटर्नल में कन्वर्ट कर दें। एक्सटर्नल में कन्वर्ट करके आप जो है उसको एक्सेस करें थ्रू लिंक, आप उसको एक्सेस करके उसमें लाएं, ठीक है। सही। ये अच्छा जी, ये सलार साहब कौन है जी? अपना तारफ़ करा दें। ये मेरा पहली दफ़ा आए। जी सलार साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं सलार अच्छा, कहाँ से? पनिया से। अच्छा पनिया सलार। पनिया से अच्छा पनिया से। अब्बू का क्या नाम है बेटा? पनिया से। अब्बू आपके अब्बू का क्या नाम है? नवीद अहमद। अच्छा नवीद अहमद। अच्छा, ये इस तरह है कि मैं आपको दूसरे लिंक्स भेजूंगा ग्रुप में, जो पिछली क्लासें हैं ना, ठीक है। तो जो पिछले लेक्चर हुए हैं वो 4-5, तो वो आपने सुनने हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हो सलार? 9th। अच्छा 9th में, ठीक है। आप इंशाल्लाह ये सीख लोगे। 9th में। ठीक हो गया। तो मैं आपको दूसरे जो लेक्चर है ना पिछले, वो ग्रुप में शेयर करूँगा, तो आपने उसको सुनना है फिर, ठीक है। ठीक है। आपके पास कंप्यूटर है? लैपटॉप है। हाँ बस ठीक है। तो इसकी फिर प्रैक्टिस करनी है। ये W3school जी ठीक हो गया। ये जो वेबसाइट है ना W3school.com। हाँ गुड। चलें ठीक है, समझ गए। आप इसकी प्रैक्टिस करें और दूसरे लेक्चर भी मैं आपको भेजूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। सर अल्लाह हाफिज़।